Hello everyone, welcome again on पंचशीला Academy. माय सेल्फ कमल सिंह पवार और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ पर। पिछली क्लास के अंदर हमने जाना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, उसका टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने उसके बारे में स्टडी किया। देन हम आ रहे हैं ओम्स लॉ पर। ओके, तो ओम्स लॉ क्या होता है, इसका प्रूफ भी आज हम जानेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस पर, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स पर। ओके, तो आज के लेक्चर में बने रहें आप हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लेक्चर को अच्छे से वॉच करें। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को हम ओम्स लॉ से। ओके, तो ओम्स लॉ को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट डेंसिटी पर। ओके, तो करंट डेंसिटी क्या होता है? आपने पिछली क्लास के अंदर करंट के बारे में स्टडी किया। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट फिर भी ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है स्केलर? तो हमने डिस्कस किया था वहां पर कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो भी हम अप्लाई करेंगे करंट के लिए वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ से आ रही है 6 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ से आ रही है 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर जो एंगल इनके बीच में है वो है 60 डिग्री। सो हमें यहाँ पर रिजल्ट में कुछ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। ओके, वो कितना मिलेगी? तो हमने देखा कि यहाँ से 6 आया है, यहाँ से 3, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट जो हमको यहाँ मिला है वो है 9 एम्पियर। ओके, जनरली अगर आप वेक्टर के फॉर्म में स्टडी करते तो उसमें एंगल का एक इफेक्ट होता है। यहाँ पर एंगल का कोई भी इफेक्ट इस 9 एम्पियर के इलेक्ट्रिक करंट पर नहीं पड़ने वाला है। आपको नेट अमाउंट 9 एम्पियर इस सर्किट से यहाँ फ्लो होते हुए दिखता है। अगर मान लीजिए यहाँ से 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और यहाँ से हमने 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया, इस समय यहाँ एंगल है 90 डिग्री। और वेक्टर में हम जब भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमारे पास ए क्रॉस बी जब भी हमको मिलता है तो ये हमको मिलेगा ए बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री पुट करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको? साइन 90 इज इक्वल टू 1। ओके, बट यहाँ जो हमने करंट की डिस्कशन कर रहे हैं उसमें यहाँ जो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो टोटल इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा कितना? 7 एम्पियर। तो हमारे करंट पर इस एंगल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये नेट मैग्नीट्यूड वैल्यू 7 एम्पियर की आपको इस सर्किट में यहाँ फ्लो होते हुए मिल जाती है। ओके, बाय चांस इन दोनों के बीच अगर एंगल 0 हो, ये मान लीजिए 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा हो, 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आ रहा हो, अब इस समय एंगल 0 होने पर क्रॉस अगर आप फाइंड करेंगे तो वो 0 हो जाना है। ओके, यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर, तो यहाँ जो रिजल्ट आपका मिलना है वो रिजल्ट हमें कितना मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए यहाँ पर 7 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये 3 है तो ये ऐसा नहीं होगा कि -4 कर दें तो रिजल्ट अपने को यहाँ कितना मिल जाए? 1 एम्पियर। ओके, इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू हमारी है वो हमेशा एक स्केलर फॉर्म में ही मिलती है। 3 को मैं 4 से ऐड करता हूँ तो नेट रिजल्ट मुझे कितना मिल जाता है? यहाँ पर 7 एम्पियर। अब 7 एम्पियर मिल रहा है तो हम तो ऐड वैसे ही कर रहे हैं ना जैसे हम एक स्केलर को ऐड करते हैं, +3 + 4 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो करंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी रूल वेक्टर का फॉलो ही नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब ये स्केलर है
अब हमें इस करंट को डायरेक्शन के साथ जोड़ना है। भाई एरिया वगैरह हम लेकर करंट की डायरेक्शन पर, करंट के अमाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है एरिया की हेल्प से। तो हमने देखा कि एक यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो होकर जाने वाली है पर यूनिट एरिया पर, उसे हम बोला करेंगे करंट डेंसिटी। लाइक वी हैव अ कंडक्टर which has length L and area of cross section is A। ओके, L लेंथ और A एरिया वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल हमारे पास है। यहाँ इसके क्रॉस सेक्शन में कहीं भी हमने एक पर्टिकुलर एरिया टेकन किया, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस एरिया से हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया पॉजिटिव एंड पर, नेगेटिव एंड पर, उससे यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस तरह से पास होते हुए जा रही है। अब ये इसका एरिया है। ओके, अब एरिया जनरली स्केलर क्वांटिटी होती है, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट जब हम एरिया के साथ डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो एरिया भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इस पर डिस्कस किया था, जहाँ पर गॉस थ्योरम में हमने फ्लक्स को फाइंड किया था। तो अगर मैं इस एरिया के साथ इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो एरिया वेक्टर कहाँ होगा हमारा, वो एरिया वेक्टर होगा हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये रहा, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। सो हियर जो J है ये क्या है, करंट डेंसिटी, ओके, और एरिया जो हमने यहाँ पर टेकन आउट किया है, दिस इज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, ऑफ दिस कंडक्टर। अब इसके साथ हमने डायरेक्शन को ऐड कर दिया, दैट इज एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर अब कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर डिपेंड करेगा हमारा एरिया के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारी जा रही है वो इस एरिया से होकर कितनी जाने वाली है। सो एरिया हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है आई और एरिया वेक्टर दोनों एक साथ कैसे हैं, पैरेलल। सो एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू आई, ठीक है। और जो एरिया हमने टेकन किया है सरफेस का, उसका जो प्लेन है वो तो कैसा है, आई पर ठीक 90 डिग्री पर, ये इसका प्लेन है, और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसी सप्लाई होकर जा रही है। सो एरिया ए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन जैसी क्वांटिटी हमने डालने के लिए हमने उसमें ऐड कर दिया क्या, करंट डेंसिटी को। अब देखिए ये अगर एरिया ऐसा है, इस एरिया को अगर हम थोड़ा सा स्लाइड करें और इस एरिया को हम यहाँ टेकन कर रहे हैं कुछ इस तरह से, इस समय इसका एरिया ये है, ओके, और इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा इस क्रॉस सेक्शन का, वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर फ्रॉम द एरिया होगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ से, तो करंट हमारी जा रही है इस एंड से इस एंड की तरफ, तो आई और ए के बीच क्या बनता है, एक एंगल थीटा यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। अब करंट स्केलर क्वांटिटी है, एरिया और करंट डेंसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमको क्या गिवन करता है, करंट, और करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो आई के साथ इस एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा जो हमें करंट की एक्चुअल कैलकुलेशन गिवन करेगा, तो यहाँ थीटा है, तो इसके साथ हमने ये वाला जो कंपोनेंट बनाया, दैट कंपोनेंट इज नोन एज ए कॉस थीटा। ओके, जो करंट डेंसिटी मिला हमको J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, दैट इज द करंट डेंसिटी, J इक्वल टू आई बाय ए कॉस थीटा। जैसे जैसे एरिया वेक्टर चेंज होगा थीटा बदलता जाएगा। अगर एरिया वेक्टर को हमने ठीक 90 डिग्री कर दिया तो आई और थीटा के बीच एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
जीरो, उस समय हमारे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली नेट करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाती है। ओके, तो करंट स्केलर क्वांटिटी था, हमने डायरेक्शन को ऐड किया। ओके, और पर यूनिट एरिया पर जो इलेक्ट्रिक करंट की हमने कैलकुलेशन की, दैट कैलकुलेशन इज नोन एज करंट डेंसिटी। ओके, करंट हमेशा कंटिन्यूटी को फॉलो करती है। आप किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर आप नेट करंट फाइंड करेंगे, चाहे एरिया लार्ज हो स्मॉल हो, तो उस पूरे कंडक्टर पर हम देखेंगे कि हर एक यूनिट एरिया पर करंट का जो अमाउंट है वो हमेशा इक्वल होगा। सो करंट फॉलो द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पिछली क्लास 11th के अंदर आपने स्टडी भी किया। करंट जो है वो कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। और ये हमारा क्या हो गया, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाय ए। इसका यूनिट बना लेते हैं। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा हमारा, तो यूनिट हमने देखा करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाय ए होता है। कॉस थीटा तो एंगल है, तो करंट डेंसिटी का यूनिट हमको मिलेगा एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। ओके, और डायमेंशन बना है इसका, तो डायमेंशन होगा आई के लिए तो ए यूज करते हैं और एरिया के लिए एल तो यूज करते हैं। तो डायमेंशन हो गया हमारा ए एल माइनस 2, दैट इज द करंट डेंसिटी। ओके, करंट की कैलकुलेशन करनी है हमको पर यूनिट एरिया पर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम बना लेते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is called current density। ओके, और करंट डेंसिटी क्या हो गया हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज करने पर, एरिया के डायरेक्शन चेंज करने से करंट डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ने वाला है। सो J इज ए करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दैट इज द करंट। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओके, तो हमने जाना करंट डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया पर इलेक्ट्रिक करंट की कैलकुलेशन कर ले, दैट इज करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्लास 10 से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं, 10th में भी हमने स्टडी किया था, क्लास 12th में भी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ओम्स ने, साइंटिस्ट ओम ने एक लॉ प्रिपेयर किया जिसमें उन्होंने डिस्कशन किया अप्लाइड वोल्टेज और फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड। इसका डिस्कशन हमने रेजिस्टेंस में भी किया था। रेजिस्टेंस इक्वल टू कर लो आप वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बट वहां पर हमने ओम्स लॉ का कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया था। इस लेक्चर में हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ओम्स ने वोल्टेज और करंट पर क्या स्टडी की, क्या कैलकुलेशन की, उसी पर बेस्ड बना हमारा साइंटिस्ट ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स ने ना कुछ कंडीशंस टेकन किए। अब वो कंडीशंस क्या है, सो अगर आप वो कंडीशन कांस्टेंट कर दें, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस like pressure, temperature, humidity, etc. are remains constant। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब अगर आप कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और एक कंडक्टर का लेंथ और एरिया
कांस्टेंट लेकर हम उस पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, देन applied potential difference across the ends of conductor is directly proportionate to flow of electric करंट। ओके, अब तो ये सारी कंडीशंस क्या ले ली हमने, कांस्टेंट कर ली है। ठीक, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं चाहिए और ह्यूमिडिटी में भी कोई चेंज होना नहीं चाहिए। ये फिजिकल कंडीशंस अगर हमारी कांस्टेंट है तो ओम का कहना है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। किससे फ्लो हो रही है वो करंट? थ्रू द कंडक्टर। थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं हम R इंटू आई, दैट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि करंट फ्लो क्यों होती है, तो ये हमारा एक कंडक्टर है जिसके दो क्रॉस सेक्शन हमने ले लिए। यहाँ पर हमने अप्लाइड की 20 वोल्ट पोटेंशियल, ये वाला लेवल है हमारा 0, हाई लेवल लो लेवल। तो हाई लेवल से लो लेवल का जैसे आप कनेक्शन करेंगे करंट फ्लो होकर जाएगी हाई से लो की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है हमारी कितनी, 2 एम्पियर। ओके, थोड़ी देर बाद इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इंक्रीज करके कर दिया कितना, 40 वोल्ट। तो हम देखते हैं 40 से 0 की तरफ फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट हमारी हो जाएगी 4 एम्पियर। थोड़ी देर बाद इसी को हमने बढ़ा के 60 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो गई हमारी, 6 एम्पियर, 0 टू 60 टू 0 वोल्ट। तो हर बार यहाँ से हमें 4 आई, पोटेंशियल बढ़ा 6 आई, ये इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसके साथ, विथ इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे आप दो एंड के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस रूल के बेसिस पर हमने देखा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट यहाँ से हो जाते हैं। और यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। इसका ग्राफ लेते हैं, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं और दूसरी तरफ हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाली। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, हाइट, और बेस हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देख रहे हैं करंट जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट भी क्या हो रहा है, वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ, करंट इंक्रीज होती जाएगी, तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम अगर एंगल फाइंड करें, दैट एंगल इज थीटा, और इस स्लोप को कैलकुलेट करें, ये स्लोप कितना है, तो ये बेस करंट आई है और ये कितना है, डेल वी। सो दिस स्लोप इज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। अप्लाई कर दिया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आई। ओके, तो ये स्लोप आप कहीं भी कैलकुलेट करें इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस आर, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ओके, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो जो रेशियो हमको मिला डेल वी अपॉन डेल आई, किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ से मिलता है। तो आई इंक्रीज कब होगा, जब आप लगातार पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज
करते जाएंगे, और जब जब ये स्लोप फाइंड किया ये हमको एक कांस्टेंट क्वांटिटी गिवन करेगा। R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और यहाँ क्या टेकन किया हमने, कांस्टेंट क्वांटिटी, और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या बोला हमने, ये इस मटेरियल का हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या हमेशा यही रेशियो कांस्टेंट रहता है या चेंज हो जाता है? तो ये हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे केसेस में ये रेशियो बदल जाता है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहाँ तो रेशियो आपको कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट, तो हर बार अप्लाई ओम्स लॉ हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। बट हम जो हमारा सिलेबस के अंदर स्टडी करते हैं, जितने भी मटेरियल हमने हमारे सिलेबस में स्टडी करना है, उसमें 90 या 90 to 95% के अप्रोक्सीमेट सारे के मटेरियल, सारे के सारे डिवाइस हमारे क्या होते हैं, फॉलो करते हैं ओम्स लॉ। 90-95 आर ओबेस ओम्स लॉ, ये सभी हमारे ओम्स लॉ का बेस पे वर्क करते हैं। तो ये एक रेशियो हमको मिलता है, ये हमेशा 90 से 95% मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, और हमेशा उनका रेशियो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही गिवन करेगा, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी का हमने यहाँ पर नाम गिवन किया है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए, तो ये था ओम्स लॉ। अब इसका प्रूफ, जनरली तो प्रूफ इतना काम का है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे बोर्ड्स के अंदर इसको कई बार पूछा गया है, और किताबों में भी हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड एक प्रूफ गिवन किया हुआ है, तो हम ओम्स लॉ का एक प्रूफ बना लेते हैं। ओके, तो प्रूफ पे आते हैं हम। तो सबसे पहले हमने टेकन किया एक कंडक्टर, लेंथ L ले लिया हमने, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने टेकन कर लिया A। ये वाला हमारा एक वायर है, और इसके दोनों एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V किसी सेल से अप्लाई कर दिया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हुए कहाँ दौड़ना शुरू कर देंगे, बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ। ओके, सो लेट ए कंडक्टर having length L and area of क्रॉस सेक्शन A। ओके, अगर आप इस L लेंथ और A एरिया क्रॉस सेक्शन पर बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जो कि कहाँ जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। कब फ्लो होगी, जब आप बैटरी से क्या अप्लाई कर देंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस V। इफ V be applied potential difference across the ends of conductor, then current in conductor वो कितना होगा, I is equal to NEA BD। ये हमने इन दोनों में जब रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, वहां पर हमने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसको बना लिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब ये तो आगे इस डिवाइस से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर आपको VD दिख रहा होगा। VD कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से ड्रिफ्ट होते हुए कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ। सो नाउ ड्रिफ्ट velocity of electrons, this VD is equal to E into tau divided by M। ओके, ये हम फाइंड कर चुके हैं। देन ये पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड I is equal to NE
ए इंटू ई ई टाउ बाय एम। तो आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ई सही, ई स्क्वायर ए इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय टाउ, सॉरी टाउ इंटू डिवाइड बाय एम। ओके, अब आपने यहाँ दो एंड के बीच क्या अप्लाई किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस E है इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल dV इक्वल टू E इंटू dx। ओके, या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डेल आर, या V इज इक्वल टू E इंटू एल कर सकते हैं। यहाँ हमने लेंथ L लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बना है, तो V इक्वल टू E इंटू एल। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन एल। तो नाउ E का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू वी, ई की प्लेस पर V बाई एल, ये L और M ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, सो इन सबको हम इधर भेज रहे हैं, तो V इज इक्वल टू इधर I है और हमारे पास यहाँ क्या मिलता है, M L जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, और बचा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ कहाँ चले गए, डिवाइड के अंदर। ठीक है, सो आपको यहाँ जो वैल्यूज दिख रही है एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये सारे के सारे हमारी एक कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है, और इन कांस्टेंट क्वांटिटीज को हम बोलते हैं v इक्वल टू क्या मिला हमें, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ओके, और सारी हमने पहले ही डिस्कशन कर ली है, फिजिकल कंडीशंस सेम है, कंडक्टर का लेंथ एरिया नो चेंज कांस्टेंट है। अब इस केस में मास ई ए ये तो ऑलरेडी सब क्या हो गए कांस्टेंट्स, और इन सब कांस्टेंट्स का हमने नेम गिवन किया आर, या ऐसा ले लें, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इज इक्वल टू आर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये सब मिलकर क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस रास्ते में पैदा करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू R इंटू आई, दैट इज द ओम्स लॉ। ओके, यहाँ पर जो भी आपको मीनिंग वर्ड्स दिख रहे हैं इसके अंदर सबके अपने अपने मीनिंग है। यहाँ पर एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, इन सबको हमने क्या नेम गिवन किया है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। यही हमको एक्सप्लेन करना था कि ओम के अकॉर्डिंग वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होता है। ओके, जनरली ये प्रैक्टिकल वर्क है, और प्रैक्टिकल के बेस पे ही हमको V इक्वल टू आई इंटू आर मिलता है। अब यहाँ M जो है ये कौन है, ये है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और E चार्ज ऑन कंडक्टर, सॉरी E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका कंडक्टर का। टाउ कौन है, यहाँ पर टाउ है हमारा यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करके जाता है तो उसकी एक नॉर्मल एटम से स्ट्राइकिंग होगी कंडक्टर के अंदर, यहाँ से निकला उसकी अगली टक्कर फिर एक नए एटम से होनी है, तो दो सक्सेसिव कॉलिशन के बीच जो टाइम टेकन होता है, इस टाइम टेकन को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, एन नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, ओके, तो ये सारी क्वांटिटी हमने क्या की है, कांस्टेंट ली है। मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इन दो में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखेंगे तो टाउ कांस्टेंट हो जाएगा, और अब एरिया अगर आप कंडक्टर नहीं बदल रहे हैं, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जनरली हम एक ही कंडक्टर पर करते हैं, बार बार कंडक्टर को चेंज नहीं करते हैं। अगर कंडक्टर का लेंथ और एरिया चेंज नहीं है तो उसके नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी चेंज नहीं होंगे। ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या हो गई हमारी कांस्टेंट। ये सारी कंडीशंस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट जरूर
मिलेगा। मीन्स अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, दैट इज द ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जिस जिस मटेरियल के अंदर फॉलो होता है उन्हें हम बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, और जिसमें नहीं फ्लो होगा वो क्या हो जाएंगे हमारे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओके, बट उससे पहले ओम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म और हम लोग कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ दैट इज द स्केलर फॉर्म, जो भी हमने स्टडी किया है, इट इज ए स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसका वेक्टर फॉर्म हम डिराइव करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, सो V इज इक्वल टू, स्टडी किया हमने, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इंटू 5। ओके, चलिए ये हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, जनरली हमने जो रिलेशन बनाया पोटेंशियल डिफरेंस इन सबको लेकर, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I और वोल्टेज इक्वल टू R इंटू आई। तो वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर दें, रेजिस्टेंस को हम रो में कन्वर्ट कर दें, ओके, और जो करंट है उसको हम जे में कन्वर्ट कर दें, तो ये इसका बन जाएगा एक वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, ये सबके क्या ले लिए हमने, वेक्टर फॉर्म ले लिए। ये जनरेट कैसे होते हैं तो इसको हम इस रूल से बनाते हैं। V इज इक्वल टू हमारे पास है एम एल बाय एन ई स्क्वायर, टाउ को साथ में रखा और ए को हमने इधर लिख लिया इंटू आई। अब एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये सब मिलकर बनते हैं रेजिस्टिविटी। ये सब वैल्यू किसकी है, रो की, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक, बचा है आपके पास एल इंटू आई बाय ए, तो एल तो चला गया, आई बाय ए, आई अपॉन ए। ठीक, ये रिमेनिंग पार्ट है किसका, यहां से। तो रो को हम लिखेंगे V इज इक्वल टू, इसे लिखा हमने रो। ओके, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, एक काम और करते हैं। इससे पहले L को भेजते हैं V के डिवाइड में, तो यहां बचता है M अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ और I अपॉन ए। V बाय एल ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, और M बाय एन ई स्क्वायर टाउ, इसको हमने लिखा रो इंटू आई बाय ए, ये बन गया आपका करंट डेंसिटी J। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी में हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो अगर हम रो को इधर भेज दें तो E अपॉन रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, J, और 1 बाय रो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, so these are known as vector form of Ohm's law। ओके, तो इसका शॉर्ट ले लें या इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें। ठीक है, चलते हैं हम ओमिक रेजिस्टेंस पर। ओमिक रेजिस्टेंस या ओमिक कंडक्टर और कंडक्टर। ओमिक रेजिस्टेंस या ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो दोस कंडक्टर which obeys the Ohm's law called ohmic resistance, called ohmic conductor या ohmic resistance। ठीक, क्या कहा था ओम्स ने, तो ओम ने हमको बोला कि आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगी।
और ये स्लोप आपको हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी गिवन करेगा। दिस स्लोप इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय आई। ओके, ये हमेशा जो रेशियो आपको मिलेगा ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमें गिवन करता है। तो इस तरह का हमारा एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिलता है। जहां जहां आपको मटेरियल में ऐसे स्ट्रेट लाइन स्लोप मिलेगा, जब आप वोल्टेज और करंट की कैलकुलेशन करेंगे उस समय वो स्लोप हमेशा आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही गिवन करता है। तो ऐसे सारे मटेरियल जो इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं क्या हो जाएंगे, हमारे ओमिक रेजिस्टेंसेस। जैसे मेटल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, अलॉय हो गए आपके, ठीक है। ये सारे मटेरियल जो होते हैं हमारे, ये मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वैसे कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओमिक कंडक्टर्स, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये ओम्स लॉ के साथ अगर कुछ कंडीशंस हम बदलेंगे तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है कुछ मटेरियल के लिए। तो ऐसे ही कंडक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, दोज कंडक्टर्स which do not obeys the Ohm's law called non-ohmic conductors। ठीक, ऐसे कंडक्टर्स हमारे इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते। ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से हमने दिया इसको इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए शुरुआत में तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा समय बाद ये ओम्स लॉ को ऐसे स्ट्रेट लाइन ना गिवन करते हुए ऐसे कर्व में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसने यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया, लेकिन इसके बाद ये ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देते हैं। ऐसे कंडक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। और ये जो जनरली होते हैं वो होते हैं हमारे आपके वैक्यूम ट्यूब्स, इसके अलावा आपके सेमीकंडक्टर्स, होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मीन्स अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो किसी समय पर इनका रेजिस्टेंस का जो रेशियो है V/I ये आपको वेरिएबल मिलेगा, बदल जाएगा किसी पॉइंट पर। जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की अगर हम बात करें, तो फॉर सेमीकंडक्टर, इन मटेरियल्स के लिए अगर आप V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट है और इधर अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ओम के अकॉर्डिंग करंट मिलना चाहिए, बट ये ऐसा रेजिस्टेंस है कि शुरुआत में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है। हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने के साथ आपको करंट नहीं मिलता है, बट एक समय बाद आपको एक हाई करंट मिल जाती है। तो यहाँ आने के बाद ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में इन्होंने ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं किया। तो अप्लाइड वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो यहाँ पर क्या मिला, वेरिएबल। इसलिए ये कंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके, और ये जो कंडीशन है इधर वाला, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ये सारी कैलकुलेशन हम करने वाले। अगर आप रिवर्स वोल्टेज यहाँ लगाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज होने के दौरान आपको करंट कुछ इस तरह से मिलेगी दोनों तरफ। ये है आपका रिवर्स बाइसिंग। ओके, बाइसिंग वगैरह क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के अंदर करने वाले हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स पर। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। गैलियम आर्सेनिक,
ये सब क्या है, नॉन कंडक्टर्स। अब ये सारे नॉन कंडक्टर्स हमारे सारे सेमीकंडक्टर्स हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनमें करंट और आई का रेशियो, वोल्टेज के साथ वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएबल ही आपको मिलने वाला है। अगर आप गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के बीच जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें अप्लाइड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट शुरुआत में ओम्स लॉ फॉलो होता है, लेकिन आगे आते आते ये कर्व कुछ इस तरह से बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रेशियो रेजिस्टेंस यहाँ का नेगेटिव तक मिल जाता है। डेल आई बाई वी का रेशियो निकालेंगे अपन तो वो रेशियो आपको नेगेटिव तक भी मिल जाता है। वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर जो गैसेस हमारी होती है वो गैसेस कभी भी हमारी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। गैसेस जनरली हमारी क्या होती है, नॉन कंडक्टर्स होती है, ओके, इंसुलेटर होती है। उनमें अगर आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उनमें ब्रेक डाउन होगा और जो रेशियो है आपका डेल वी अपॉन आई का वो रेशियो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये थे हमारे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया करंट डेंसिटी पर, ओम्स लॉ पर और ओम्स लॉ से रिलेटेड ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस पर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। आपने दो तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया होगा। कैपेसिटर के अंदर हमने कॉम्बिनेशन स्टडी किए हैं, सीरीज और पैरेलल। तो वैसे ही यहाँ पर हम दो तरह के कॉम्बिनेशन फिर से स्टडी करने वाले हैं और वो है रेजिस्टेंस की, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, कॉपी पेन में निकालें, अपनी कॉपी में सारे कैलकुलेशन को अच्छे से नोट करते जाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।